हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू ऑल। मेरे प्यारे हिंदुस्तान को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं भीष्म सीरीज के अगले लेक्चर में आप सभी लोगों का। तो भाई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, अब सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई उन सभी बच्चों को जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है एडवांस लिखने के लिए। पूरी जी जान लगा दो यार, अब तो पूरा समय आ चुका है। अब तो रिजल्ट का भी बिगुल बज गया है। ठीक है जी, तो लगभग लगभग एक महीने से थोड़ा सा कम समय रह गया अभी हमारे पास। तो उस समय में, उस बच गए समय में पूरी जी जान झोंक देनी है, पूरी ताकत लगा देनी है और एडवांस में मचा देना है, एडवांस में फोड़ देना है। तो मेरी तरफ से सबसे पहले आपको एडवांस की बहुत बहुत बधाइयाँ, क्वालिफाई करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो लोग नहीं भी क्वालिफाई कर पाए हैं वो बिल्कुल डिसहार्टन ना हो। डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको इधर भी मेंस एग्जाम के थ्रू भी मिल सकते हैं। तो आप उसके लिए परेशान ना हो। हाँ, पर जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका परसेंटाइल जो हमारा बेंचमार्क है उसको क्रॉस कर चुका है, वो बिल्कुल कमर कस लें, जरा सा भी समय वेस्ट ना करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं ना, आप कर पाए हैं तो आप बड़े लकी हैं। तो आप बिल्कुल समय वेस्ट ना करें और अपनी पूरी एनर्जी और पूरी जान लगाकर झोंक दें अपने आप को उसी उसी क्रम में, उसी सीरीज में, है ना, उसी प्रयास में। हम इस सीरीज को एडवांस के लिए लेकर चल रहे हैं, पहले से ही चल रही है सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दैट मींस बेसिकली इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस वगैरह के जो फंडे हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही क्रिस्प और छोटा ये लेक्चर होने वाला है। इलास्टिसिटी हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले 46 ईयर्स में कुल मिला के जो क्वेश्चन इलास्टिसिटी पर पूछे हैं वो 14, 15, 16 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि आपको बहुत ही ट्रिवियल, बहुत आसान क्वेश्चन दिखाई दे, या हो सकता है नहीं भी दिखाई दे 2024 के एडवांस के पेपर में। वो मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। पर आ तो कुछ भी सकता है, इसीलिए हम चांसेस नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी, तो क्रिस्प रहेगा, दैट मीन्स छोटा लेक्चर रहेगा। तो फटाफट फटाफट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और उनके थ्रू हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, इस टॉपिक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं मनीष शर्मा एक बार फिर से अपने सभी प्यारे प्यारे फाइटर्स, अपने सभी प्यारे क्यूटी पाइस का स्वागत करता हूं, अपने सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं ऑल अक्रॉस कंट्री। और फिर एक बार आपको आह्वान करता हूं कि रुकना नहीं है और थकना नहीं है, बढ़ते ही रहना है, निरंतर निरंतर बढ़ते रहना है, निरंतर अपनी अपनी जो डेस्टिनी है, आईटी का जो दरवाजा है उसकी तरफ बढ़ते रहना है और धक्का मार के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाना है। रुकना नहीं है। एक ही मूल मंत्र है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो रुकना नहीं है, लगातार बढ़ते रहना है, लगातार बढ़ते रहना है। मेरा हर पल मेरे पिछले पल से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। मेरी क्लैरिटी सब्जेक्ट के प्रति बढ़ती जानी चाहिए। मेरे एग्जाम के प्रति जो पागलपन है वो भी बढ़ते जाना चाहिए। और फिर देखिए कि कैसे आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका और फटाफट से शुरू कर दे रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो थ्योरी की अगर हम बात करें, क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे और थ्योरी में क्या क्या रहेगा उसको अगर हम देखें, तो थ्योरी बेसिकली इलास्टिसिटी पर बेस्ड सिचुएशंस हैं, है ना। तो टॉपिक बेसिकली इलास्टिसिटी को लेकर चलता है। तो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, जो सबको आती हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर यंग मॉडुलस क्या है, शेयर मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है ना, वो भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। पॉइजन्स रेशो क्या है, वो भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह के क्या फंडे हैं वो भी हम अच्छे से समझते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही सीमित, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो थ्योरी कंटेंट है इसका ये बहुत ही सीमित है। 5 मिनट्स में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे क्वेश्चंस में जा रहा हूं और क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को हम देखने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, इस टॉपिक पर जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बनते हैं वो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल के नहीं होते हैं, आसान होते हैं, काफी आसान होते हैं। पर थोड़े बहुत कैलकुलेशंस हो सकते हैं, थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत कैलकुलेशंस हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम में, एडवांस के पेपर में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखता है जिसमें छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एडवांस का ही है, वो अपने आप डेटा सेट हो जाएगा और आप बड़े आराम से और बड़ी सुगमता से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप केवल कैलकुलेशंस देख के डर ना जाए, है ना, ऐसा। और बहुत ज्यादा, बहुत डिफिकल्ट, बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपको रिवाइज कराने के लिए, वो थोड़े से बेटर हायर साइड पर हैं। क्योंकि मैंने PYQs देखे एडवांस के, तो बहुत ज़्यादा आसान हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कराऊं। तो वो आप अपने से 15-16 क्वेश्चन है मुश्किल से, वो आप अपने से कर लेंगे। तो PYQ, एडवांस के PYQ आपने अपने से करना है, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूँ। मैं कुछ और थोड़े से
और अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, थोड़े से डिफरेंट टाइप के जोनर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सो दैट हमें थोड़ा सा फ्लेवर उसका मिल जाए, है ना, और थोड़ा सा ये हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर आ जाए। ठीक है जी, तो आ जाइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। चलेगा कैसे सिस्टम? ऐसा चलेगा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, मैं साइड हो जाऊंगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप पॉज कर लें वीडियो को, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर मेरा डिस्कशन जो मैं डिस्कस करूंगा उसको देखें और समझें। ठीक, तो क्वेश्चन में साइड हो गया हूं, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड मास M रोटेट्स यूनिफॉर्मली विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। तो ये रही वर्टिकल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रॉड इस प्रकार से घूम रही है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी रॉड इज, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी रॉड, व्हाट इज दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो रॉड में स्टोर होगी, वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है जी, पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए जरा। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि आपने पॉज कर लिया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आइए जरा देखें क्या स्टोरी है। तो हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं, है ना, तो शायद तुमको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, वो हम जानते हैं। क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्योंकि ये लीनियर सिचुएशन है, तो हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी कौन सी इन्वॉल्व हो रही है? यंग मॉडुलस इन्वॉल्व हो रही है। हेंस यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, है ना। अच्छा जी, स्ट्रेस आएगा ही क्यों? स्ट्रेस क्यों आएगा? स्ट्रेस इसलिए आएगा क्योंकि जब आप रॉड को घुमाओगे तो अंदर में जो टेंशन होगी वो वेरिएबल होगी। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना। अंदर में जो टेंशन जनरेट होगी वो वेरी करेगी, है ना, और उस टेंशन जो कि एक इंटरनल फोर्स है, उसकी वजह से स्ट्रेन जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां से इस एंड से x डिस्टेंस पर अगर एक छोटा सा एलिमेंट इस रॉड का इमेजिन करूं, ऐसा ये छोटा सा एक एलिमेंट इमेजिन करूं, है ना, तो क्या ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट पर टेंशन लग रहा होगा, है ना, ये एलिमेंट ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से खिंच रहा होगा, T और T टेंशन से दोनों तरफ से खिंच रहा होगा, जिसकी वजह से ये एलिमेंट जिसकी ओरिजिनल लेंथ dx थी, हमने x पर dx छोटा सा एक एलिमेंट इमेजिन किया, x पर dx एलिमेंट इमेजिन किया, क्या इसकी लेंथ dx से स्ट्रेच हो जाएगी, dx से बढ़ जाएगी, है ना, इसकी लेंथ dx से बढ़ जाएगी। मान लेते हैं इसकी लेंथ dx से बढ़कर dx प्लस dl हो गई, तो इसकी लेंथ dx प्लस dl हो गई ऐसे। तो क्या हमें स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है, स्ट्रेन भी दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर A, और इसी एलिमेंट के लिए अगर मैं यंग मॉडुलस की कहानी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी वो भी समझा दूंगा आपको। इसी एलिमेंट के लिए अगर मैं यंग मॉडुलस की स्टोरी लगाना चाहूं, तो क्या यंग मॉडुलस y वुड बी इक्वल टू, है ना, इस जगह पर जो टेंशन है वो है टेंशन T डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा dl डिवाइडेड बाय dx, है ना, ये स्ट्रेन है, dl डिवाइडेड बाय dx, ये स्ट्रेन है। अब सवाल है कि टेंशन T इस जगह पर क्या है, इस जगह पर यहां से x डिस्टेंस पर टेंशन T क्या है, ये बहुत आराम से निकाला जा सकता है। अगर आप ये वाला जो पार्ट है जो L माइनस एक्स लेंथ का है, अगर आप इस पार्ट को देखें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो आपको दिखाई देगा कि L माइनस एक्स का जो पार्ट है उसको ये टेंशन T घुमा रही है। अगर मैं L माइनस एक्स का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता, ऐसे देखना जरा ध्यान से, बहुत ईजी है ना। तो जो टेंशन T है, ये वाली जो टेंशन T है, ये वाली टेंशन T इस L माइनस एक्स लेंथ को इसके अबाउट रोटेट करा रही है। दैट मींस इसके सेंटर ऑफ मास को इसके अबाउट कुछ इस प्रकार से रोटेट करा रही है। तो क्या टेंशन T की वैल्यू सर्कुलर डायनेमिक्स से बहुत आराम से लिखी जा सकती है। देखो इस डायग्राम को देखो, हेंस टेंशन T का जो वैल्यू होगा, ये जो टेंशन T है, इस टेंशन T का जो वैल्यू होगा, क्या वो m r ओमेगा स्क्वायर से लिखा जा सकता है? m r ओमेगा स्क्वायर। m किसका मास है? m इस पोर्शन का मास है। तो टोटल रॉड का मास अगर हमारा m है, तो l माइनस एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। ये तो हो गया l माइनस एक्स, जो लेंथ है जो घूम रही है, जिसका मैंने FBD बनाया है, उसका मास m r ओमेगा स्क्वायर। r क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सिस से दूरी, है ना, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से दूरी। तो क्या इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा और एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगा, क्या ये हो जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स बाय 2? ये हो जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स बाय 2। देखो और समझो, एल माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स कितना बन जाएगा? एल प्लस एक्स बाय 2, एल प्लस एक्स बाय 2। तो दिस इंटू एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2
एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन टी का वैल्यू हमें मिल गया एम आर ओमेगा स्क्वायर से टेंशन टी हमारे पास है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी इस जैसे हर एलिमेंट में स्टोर्ड होगी। हेंस अगर मैं एक काम करूं, मैं एक छोटे से एलिमेंट्री एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं डी यू, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या मुझे पूरी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी? तो मैं जो करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन की मदद से वो जो छोटा सा एलिमेंट है उस एलिमेंट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं लिख सकूं, है ना। तो मैं उस एलिमेंट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इस एलिमेंट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैं लिखना चाहता हूं इस एक्सप्रेशन की मदद से, है ना भाई। अच्छा जी तो क्या ये वॉल्यूम वाला टर्म अगर मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो डी यू, छोटे से एलिमेंट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी डी यू वुड बी इक्वल टू हाफ हाफ इनटू हाफ इनटू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमने अभी टेंशन टी लिखा ही है ना भाई। तो टेंशन टी डिवाइडेड बाय एरिया, ये तो हो गया स्ट्रेस, इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन है डीएल डिवाइडेड बाय डीएक्स, ये है स्ट्रेन, डीएल बाई डीएक्स, ये है स्ट्रेन। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम है ए डीएक्स। इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, ए डीएक्स। यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए, है ना भाई, ऐसा ठीक। अच्छा जी, तो छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम है ए डीएक्स, जिसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा जी, अब डीएल जो छोटा सा इंक्रीमेंट है, इसकी लेंथ में जो छोटा सा इंक्रीमेंट है वो डीएल को निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए क्या, मुझे यंग मॉडुलस, ये वाली जो इक्वेशन है, इस यंग मॉडुलस की इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेंस डीएल यहां से अगर मैं देखूं तो क्या डीएल की जो वैल्यू है, या डीएल की वैल्यू वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएल का वैल्यू टेंशन टी डिवाइडेड बाय ए, टी बाई ए, वाई भी नीचे आ जाएगा, और इंटू डीएक्स। देखो जरा, टी बाई ए वाई इंटू डीएक्स इज द एक्सप्रेशन फॉर डीएल। तो क्या ये डीएल का एक्सप्रेशन मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं, ए डीएक्स कैंसल आउट हो जाएगा या नलिफाई कर लेगा एक दूसरे को। तो बेसिकली हमें जो मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है, डी यू इज इक्वल टू हाफ, तो अपनी जगह रहा, ये टेंशन टी का टर्म अपनी जगह रहा यहाँ, और डीएल का एक्सप्रेशन वहां से मैंने निकाला, तो टी डिवाइडेड बाय ए वाई इंटू dx। देखो जरा ध्यान से, दैट मीन्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay dx। टी का एक्सप्रेशन आपके पास है, ये टी का एक्सप्रेशन आपके पास है, तो क्या इस टेंशन टी के एक्सप्रेशन को मैं यहां रखूं, तो du इज इक्वल टू 2ay, तो नीचे में आ जाएगा। देखो भाई 2ay तो नीचे में आ गया, और टी स्क्वायर का टर्म, यहां से जरा हम टी स्क्वायर का टर्म निकालें, तो पहले जरा हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो m एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर करना है। तो क्या m का स्क्वायर का एक टर्म आएगा, फिर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का एक टर्म आएगा, ओमेगा की पावर 4 का एक टर्म आएगा, है ना, ओमेगा की पावर 4 का एक टर्म आएगा, और नीचे में 4l स्क्वायर 4 इंटू स्मॉल एल का स्क्वायर का टर्म आएगा, और dx। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो निकाला, डी का एक्सप्रेशन निकाला, और अब क्या मैं इसे डी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या मुझे पूरी स्ट्रिंग में या पूरी रॉड में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, क्या उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं इस एक्सप्रेशन को मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या मुझे पूरी कहानी मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो देखिए जरा, डी यू मैं कॉपी करूंगा, डी यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था होल स्क्वायर, और क्या क्या था, और क्या क्या था भाई, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अपने को ये करना है पीछे, तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 डीएक्स, ओमेगा की पावर 4 डीएक्स डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कौन है, डिवाइडेड बाय 4 टू ज़ा 8 ए वाई एल स्क्वायर, 8 ए वाई एल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है ना। और अब इसको केवल और केवल इंटीग्रेट करना है बस, और खेल खत्म हो जाएगा। तो इसको 0 से लेके एल तक हम इंटीग्रेट कर दें, और पोटेंशियल एनर्जी को 0 से हम यू तक इंटीग्रेट कर दें। ठीक है भाई, तो ये जरा इसका इंटीग्रेशन करें, तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी टर्म्स को इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो एम
एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ए वाई एल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा। एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो पहला टर्म आएगा एल की पावर 4 dx, उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एल की पावर 5 आ जाएगा, देखते जाओ। तो एल टू दी पावर 5 का एक टर्म आया, ठीक। फिर दूसरा टर्म आएगा एक्स टू दी पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स टू दी पावर 5/5 लिमिट रखूंगा तो एल टू दी पावर 5/5 का टर्म आएगा, प्लस एल टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 का एक टर्म आएगा। और फिर तीसरा जो टर्म होगा 2l स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का -2l स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -2l स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा, जिससे हमें l³ डिवाइडेड बाय 3 दिखाई देगा। सही बात है, l³ डिवाइडेड बाय 3 दिखाई देगा, ऐसा है। इसका जरा एलसीएम ले लेते हैं, तो देखें एल की पावर 5 हमें हर जगह दिख रही है, यहाँ एल स्क्वायर है तो ऊपर में एल की पावर 3 बची, m टू दी पावर 2 ओमेगा टू दी पावर 4 l टू दी पावर 3, दो पावर मैंने काट दी, डिवाइडेड बाय 8 ay अभी भी यहाँ जिंदा है, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने 15, है ना। और मुझे क्या क्या मिल रहा है 15, यहाँ से आया 15, है ना भी, फिर 5 3 ज़ा 15 और उधर 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 3 5 ज़ा 15, तो दैट मीन्स -10, ये टर्म आया, है ना। क्या 8 और 8 का टर्म 15 + 3 -10, 8 कट गया, हेंस 8 और 8 कट जाने के बाद हमें क्या आंसर दिख रहा है, m का स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 l टू दी पावर 3 m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 l टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 15ay। चेक करें जरा, ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस को देखें, m स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 l टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 15ay, कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसा है, ठीक। बिल्कुल ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशंस भी कुछ खास टफ नहीं है और बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड है। इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा सकता है, तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो फिर से समझ लें क्या करना था, एक रॉड थी जो रोटेट कर रही थी, उस रॉड में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना था। हमने क्या किया, हमने एक x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट इमेजिन किया, उस एलिमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी पहले वो लिखा और इंटीग्रेट करके उस एनर्जी को निकाला। उस एनर्जी, उस एलिमेंट में जो एनर्जी स्टोर होगी उसके लिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, इस फंडामेंटल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। उस एलिमेंट को जब स्टडी किया तो मैंने देखा टेंशन टी दोनों टेंशन एलिमेंट को खींच रही है, हेंस एलिमेंट पर जो स्ट्रेस बना वो T/A बना, और अगर dx लेंथ थी एलिमेंट की और खिंच के dx + dl हो गई तो स्ट्रेन बना dl डिवाइडेड बाय dx। तो सारी फंडामेंटल चीजों का इस्तेमाल किया मैंने और सिंपल कैलकुलेशंस करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने अगर ये अपने से नहीं कर पाए थे तो एक बार फिर इस सॉल्यूशन को देखने के बाद अपने से कोशिश करना, आप आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैं इसको नहीं कहूंगा। ओके भाई, तो देखें अगला क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कोनिकल वायर ऑफ लेंथ l। अ ब्लॉक ऑफ मास m, है ना, तो एक ब्लॉक है जो यहाँ सस्पेंडेड है, वो ब्लॉक उसने दिखाया नहीं अच्छे से तो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो एक ब्लॉक है जो यहाँ पर सस्पेंडेड है ऐसे, ये ब्लॉक है, ठीक है। और जो वायर है जो जनरली सिलिंड्रिकल होता था वो अब कैसा हो गया, कोनिकल हो गया है, ठीक, करेक्ट है। तो इसको कंपेयर करो एक नॉर्मल सिचुएशन से, नॉर्मल सिचुएशन में ये वायर होता था और इस तरीके से ब्लॉक सस्पेंडेड रहता था, ऐसा, है ना। इस सिचुएशन से ये सिचुएशन हमने कन्वर्ट करी है कि अब जो वायर सिलिंड्रिकल था उसको कोनिकल कर दिया है, बस कैसा कर दिया है, वायर को कोनिकल, और ऐसे सस्पेंड कर दिया ऐसे, बस इतना ही हुआ है। समझ में आ रही बात, जैसे यहाँ ब्लॉक रहता है m मास का, ऐसे यहाँ ब्लॉक है m मास का, ठीक। तो block of mass m is suspended from one end of a conical wire of length l. The radius of the wire increases linearly from r to 3r, है ना। तो रेडियस जो है वायर का r से 3r, आप देख रहे हैं कोनिकल वायर है। If the young modulus of the material of the wire is y, find increment in the length of the wire. तो young modulus y है, आपको बता देना है कि वायर की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, करिए जरा, दिमाग लगाइए, कोशिश करिए कैसे करेंगे इसको। चलिए जी, मान ले रहा हूं कि पॉज करके आपने कोशिश कर लिया होगा, ठीक। आ जाते हैं जरा देखें कि क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रखी है, इंक्रीमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट। क्या ये क्वेश्चन सेल्फ वेट की वजह से इंक्रीमेंट का है या नहीं है? बहुत ध्यान से देखोगे तो ही बात समझ में आएगी। क्वेश्चन ने केवल जो मास दिया है वो ब्लॉक का दिया है, ध्यान से समझना।
है ना। वायर सिलिंड्रिकल है, पर वायर के मास के बारे में कोई बात नहीं करी है, और हम जानते हैं कि अगर वायर के मास के बारे में कोई बात नहीं की जाए तो वायर के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, है ना। हम जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में दो केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, व्हेन द मास ऑफ द वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द ब्लॉक। ऐसा अगर है तो टेंशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है ना। ऐसा अगर है तो जो टेंशन यहां है वही टेंशन हर जगह पर रहती है, बोलो। और सेकंड केस, दूसरा जो केस है जिसमें वायर के पास भी मास है, हम जानते हैं कि उसमें टेंशन वेरी करती है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कौन सा वाला केस है, कौन सा वाला केस है। चूंकि कोनिकल वायर के मास के बारे में कोई बात नहीं करी है क्वेश्चन ने, हेंस ये वाला केस है जिसमें टेंशन विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, टेंशन विल नॉट वेरी, टेंशन विल नॉट वेरी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? टेंशन विल नॉट वेरी। ठीक, यही इस क्वेश्चन को करने का या इस क्वेश्चन को समझने का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी चीजें आसान है, बाकी चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं। तो मान लेते हैं वहां से ऊपर से अगर हम किसी वाई डेप्थ पर इस वायर का एक सेगमेंट इमेजिन करते हैं ऐसा, जिसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस है dy, है ना। अगर हम एक ऐसा सेगमेंट इमेजिन करते हैं जिसकी थिकनेस है dy, ये सेगमेंट इमेजिन करते हैं, तो क्या वायर में जो टेंशन होगी, वायर में जो टेंशन होगी जो किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी, है ना। वायर में जो टेंशन है जो किसके बराबर है? mg के बराबर है, जो इस सेक्शन को ऐसे ऊपर खींच रही है और ऐसे इस सेक्शन को नीचे खींच रही है ना। ऐसा ये टेंशन T, जो कि मैंने अभी अभी समझाया कि यही मेन बात है इस क्वेश्चन में समझने की, कि ये जो टेंशन T है, ये टेंशन T कांस्टेंट है और उस टेंशन T की वैल्यू mg है। टेंशन T कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू mg है। यही मेन बात है इस क्वेश्चन को समझने की, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई। हेंस अगर हम यंग मॉडुलस की इक्वेशन वहां लिखें, यहाँ इसके लिए यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखें, यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखें, तो यंग मॉडुलस को वाई नॉट बोल दे रहा हूं मैं, क्योंकि वाई के टर्म भी उधर आ चुके हैं, इसलिए वुड बी इक्वल टू, पहले मैं टेंशन T डिवाइडेड बाय एरिया A डिवाइडेड बाय इधर dl और dy। समझ में आनी चाहिए बात, है ना। हमें क्या करना है? हमें निकालना है ओवरऑल इंक्रीमेंटल लेंथ। वो कैसे निकलेगा? dl को उधर ट्रांसफर करें, राइट, dl को इधर ट्रांसफर करें और इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो dl इज इक्वल टू टेंशन T जो कि mg है डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। तो अभी अगर मैं हाल फिलहाल मान लूं कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस मान लेते हैं z है, मान लेता हूं, तो ये एरिया क्या है? ये एरिया हो जाएगा पाई z स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टेंशन कांस्टेंट है पर स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं, क्योंकि एरिया वेरिएबल है। फोर्स तो कांस्टेंट है पर एरिया वेरिएबल है ना। तो T बाय ए को लिखा मैंने mg डिवाइडेड बाय पाई z का स्क्वायर। ये dy ऊपर जाकर यहां जाकर टकराया, ये वाला dy यहां गया, और ये हमारा यंग मॉडुलस वाला y नॉट यहां आ गया। सही है। अब इस क्वेश्चन में केवल जो खेल रह गया है वो रह गया है z एज ए फंक्शन ऑफ y को निकालने का, z एज ए फंक्शन ऑफ y को निकालने का, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। r से 3r रेडियस हो रहा है कितनी लेंथ में? ओवरऑल लेंथ दी हुई है हमें l, है ना। तो l लेंथ चलते हैं तो रेडियस r से 3r हो जाता है। हाउ मच इज द इंक्रीमेंट? 3r माइनस r 2r। व्हाट इज इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ? 2r बाय l। इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ इज 2r बाय l। हेंस y डेप्थ पर जाने पर जो रेडियस होगा वो हो जाएगा r प्लस हाउ मच इज द इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ? 2r बाय l, 2r बाय l। और कितना गए हो आप? y गए हो, सही है, y गए हो। तो z की वैल्यू है r प्लस 2r बाय एल इंटू वाई, जो कि मैं यहां सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं इस जगह पर। क्या मेरी बात समझ रहे हो? है ना भाई। सो देखो जो जो लोग कांस्टेंट टर्म है उनको तो बाहर निकाल दे रहे हैं, एम जी डिवाइडेड बाय पाई वाई नॉट, ये तो सब कांस्टेंट है, इनको तो बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचने वाला है? इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dy डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, और z का स्क्वायर का मतलब हो गया r प्लस 2r बाय एल y का स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक जानेंगी? ये जाएंगी 0 से l तक। तो इंटीग्रेशन की लिमिट जाएंगी फ्रॉम 0 टू l, है ना। और हमें यहाँ पर इंक्रीमेंटल लेंथ डेल्टा एल का एक्सप्रेशन, इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो हमें डेल्टा एल का एक्सप्रेशन मिलेगा। समझ में आ जाती है बात? मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, एकदम इजी है, एकदम आसान और एकदम इजी है। जो इसका राइट आंसर है वो ये है,
इसको आप वेरीफाई कर लेना। राइट आंसर, ठीक है जी। तो ये दिस इज द राइट आंसर, mgl डिवाइडेड बाय 3πr² वाई, वाई यंग मॉडुलस वाला वाई, ठीक है। ये इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो ये आंसर है, इंटीग्रेशन छोड़ दे रहा हूं मैं, वो आप कर लेंगे। समझ में आ जाती बात। सेकंड क्वेश्चन था, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, देखने में भले ही खतरनाक लग रहा हो पर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग। देखिए जरा ध्यान से, three wires made up of the same material having the same cross section A are joined at a point O as shown in this figure. Length of the middle wire is L. ये जो मिडल वायर है उसकी लेंथ है L एंड द एंगल 60 डिग्री दिखा दिया उसने। अ लोड ऑफ मास कैपिटल M इज हंग फ्रॉम पॉइंट O। फिर वही स्टोरी हो गई, ये तीन लगभग मासलेस लोग हैं और यहाँ पर कैपिटल M मास को हमने हंग कर दिया है। इलोंगेशन ऑफ द वायर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू देयर लेंथ, देन फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट इज हंग एट पॉइंट O। आपको बता देना है इस ब्लॉक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तीन वायर लटके हुए हैं, तीनों में टेंशन आएगी, ऑब्वियसली सिमेट्रिसिटी की वजह से इन दोनों वायर में तो सेम टेंशन होगी, इसमें अलग टेंशन होगी, है ना। तो मान लेते हैं कि इस वायर में और इस वायर में तो सेम टेंशन होगी और सेम एक्सटेंशन होगा टी एन टी, और इस वाले वायर में अलग होगा। इसको टी ले लेते हैं, इसको टी डैश ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। तो बीच वाले वायर में टेंशन टी, इधर और उधर वाले वायर में टेंशन टी डैश ईच। सिमिलरली बीच वाले वायर में जो एक्सटेंशन है जो इंक्रीमेंटल लेंथ है, बीच वाले वायर का एक्सटेंशन है x, और ये जो दोनों साइड वायर्स हैं उनका एक्सटेंशन है x डैश और x डैश, ठीक। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, मतलब क्या, मतलब x। फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक क्वेश्चन ने पूछा है, मतलब क्या पूछा है, x पूछा है। जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगी उसमें ब्लॉक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सॉल्व करो जरा, मैं साइड हो जा रहा हूं, पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जी, मैं मान ले रहा हूं कि कर लिया होगा आपने। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़े बहुत मैकेनिक्स के फंडे लग रहे हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, फिर बता दूं, मैं केवल वही क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं यहाँ, बेमतलब में परेशान करने के लिए नहीं करा रहा हूं। वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो काफी क्रिस्प हैं, जिसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, वो इलास्टिसिटी, दैट मीन्स इस टॉपिक को छोड़कर बाकी एरियाज की भी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, है ना। और ऑब्वियसली जब भी कोई क्वेश्चन आता है, खासकर एडवांस के पेपर में, तो मल्टीपल कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, सिंगल कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं आता है एडवांस में। वो कोशिश करते हैं कि एक ही क्वेश्चन से वो कई चीजों को टच कर लें, है ना। ऐसे ही यहां भी एक ही क्वेश्चन से कई चीजों को टच करने की कोशिश की जा रही है। तो देखें जरा क्या स्टोरी है। तीन वायर थे, सेम मटेरियल के थे, दैट मीन्स तीनों का यंग मॉडुलस सेम हो गया, है ना। अच्छा जी, हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तीनों का सेम हो गया, पर लेंथ अलग अलग है ऑब्वियसली, ठीक है जी। एंड दे आर जॉइंड एट अ पॉइंट O, ऐसा सिचुएशन है, ठीक। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना कि जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में टी डैश कॉस थीटा और टी, जो तीनों वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होंगे, दैट मीन्स टी प्लस 2t डैश कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। इक्विलिब्रियम, मैंने न्यूटन लॉ का इस्तेमाल किया और इक्विलिब्रियम की स्टोरी को लिखा। t तो वर्टिकली अपवर्ड है ही, टी डैश कॉस थीटा, तो t प्लस 2t डैश कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा होगा। यहां तक हमें समझ में आना चाहिए, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं, ठीक है जी। t और t डैश जो टेंशन है ये क्यों जनरेट होंगी, ये इसलिए जनरेट होंगी क्योंकि वायर स्ट्रेच हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीच वाला वायर अगर x स्ट्रेच हुआ है, टेंशन t की वजह से अगर x स्ट्रेच हुआ है, तो बीच वाले वायर के लिए अगर मैं यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखूं, है ना, मिडिल वायर के लिए अगर मैं यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखूं, तो क्या यंग मॉडुलस की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू टेंशन t डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय स्ट्रेचिंग कितनी हुई है x, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी l, क्या बात है, ओरिजिनल लेंथ क्या थी l, स्ट्रेचिंग कितनी हुई है x। क्या हम यहाँ से टेंशन टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम यहाँ से टेंशन टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। हेंस इस इक्वेशन से मैं टेंशन टी का अगर वैल्यू निकालूं, है ना भाई, तो टेंशन टी का वैल्यू हो जाएगा a इंटू वाई इंटू एक्स, ए वाई एक्स डिवाइडेड बाय l। बहुत बढ़िया, समझ में आती है बात, ठीक है। सिमिलरली ये जो दोनों साइड वाले वायर्स हैं, इनकी भी अगर मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ l डैश ईच होती, ओरिजिनल
एल डैश ईच होती, और स्ट्रेचिंग हमने समझ लिया है कि एक्स डैश है। हेंस क्या सिमिलरली हम जब इन वायर के लिए यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखते तो यहाँ टी की जगह टी डैश आ जाता, एक्स की जगह एक्स डैश आ जाता, एल की जगह एल डैश आ जाता। हेंस क्या सिमिलरली मैं लिख सकता हूं टी डैश इज इक्वल टू ए, दोनों के लिए सेम है, वाई दोनों के लिए सेम है, एक्सटेंशन यहां एक्स डैश है और ओरिजिनल लेंथ यहां एल डैश है। ठीक, ठीक है। और हमको इन दोनों, ये दोनों वैल्यूज अगर हम इसी क्वेश्चन में रख दें और हमें क्लियर है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x, तो किसी तरीके से l डैश और x डैश के एक्सप्रेशंस अगर मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है। तो सबसे पहले जरा l डैश को देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, l डैश की वैल्यू को समझने की कोशिश करें। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो थीटा एंगल है ना भाई, तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक, तो कॉस थीटा का अगर मैं वैल्यू लिखूं, देखो जरा ध्यान से, यहां से देखो, कॉस थीटा, तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस जो कि है एल डिवाइडेड बाय एल डैश। क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है कि थीटा कितना है 60 डिग्री, देखो ध्यान से, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो चूंकि थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, हेंस 1/2 हो गया, तो एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2l। देखो एक काम तो यही हो गया, एल डैश की वैल्यू आ गई 2l, एल डैश की वैल्यू आ गई 2l। ये पहला बड़ा मजेदार काम हुआ जो हम यहाँ एल डैश की वैल्यू रखेंगे। दूसरा काम क्या करना है, एक्स डैश को एक्स के टर्म्स में लाना है, यही है इस क्वेश्चन का हार्ट। एक्स डैश को एक्स के टर्म्स में लाना है, एक्स डैश को एक्स के टर्म्स में लाना है, ठीक है जी, एक्स डैश को एक्स के टर्म्स में लाना है। उसको समझाने के लिए मैं अगली स्लाइड का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक्स डैश को एक्स के टर्म्स में हमें लेकर आना है, ठीक है जी। ओरिजिनल जो स्टोरी थी वो ये थी कि इस तरह से ये दो वायर्स थे ऐसे, है ना, और ये बीच वाला वायर था ऐसा, ठीक, यही सिचुएशन थी, और ये सब लोग इस प्रकार से इस तरह से कनेक्टेड थे, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा। तो थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये स्टोरी थी ओरिजिनली, ठीक। अच्छा जी, अब हुआ क्या, हुआ ये कि मान लेते हैं कि स्लाइड करके वो यहाँ आ गया, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि वो जो ब्लॉक था, उस ब्लॉक को ऐसे शो किया मैंने, ये ब्लॉक था, ये ओरिजिनल लेंथ थी, ये थी एल, ये थी एल डैश, और ये लेंथ भी थी एल डैश, और ये एंगल था 60 डिग्री का, थीटा 60 डिग्री एंगल था दोनों तरफ, है ना, ठीक है जी। हमने ये जो बीच वाला वायर है, अगर उसमें एक्स स्ट्रेचिंग करके ब्लॉक को यहां ले आए हैं, ऐसा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, है ना, अगर हम ब्लॉक को यहां ले आए हैं तो हमारा ये वाला जो वायर होगा वो क्या अब ऐसा हो जाएगा, है ना, और ये वाला वायर भी अब ऐसा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे हो जाएंगे दोनों वायर। ऑब्वियसली ये वाला एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा, हेंस अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दूं, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर खींच दूं, जैसा कि वाईडीएसी के मॉडल में हम करते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर खींच दूं, तो क्या तुम समझ रहे हो कि यहां से यहां तक की लेंथ भी एल डैश ही होगी। हेंस क्या ये जो लेंथ होगी, यहां से यहां तक की ये जो लेंथ होगी, क्या दिस विल रिप्रेजेंट एक्स डैश, है ना, चूंकि दी स्ट्रेचिंग एंड ऑल इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस एंगल वुड स्टिल बी थीटा। और क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल से आप एक्स और एक्स डैश में कोई रिलेशनशिप देख पा रहे हैं, क्या, अगर हम कॉस थीटा को देखें तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा हो जाएगा बेस एक्स डैश डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स डैश डिवाइडेड बाय एक्स। देखो ध्यान से, है ना, सही है, करेक्ट है, दिखाई दे रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो, हेंस एक्स डैश cos theta is base divided by hypotenuse, x dash divided by x, therefore x dash is equal to कितना, x cos theta, which means x by 2, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो x dash की वैल्यू भी x के टर्म्स में अब हमें आ चुकी है, कितनी, x by 2। ये है इंपॉर्टेंट चीज, और ये जो डायग्राम बना के मैंने समझाया है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब आ जाते हैं पीछे, अभी हमें x dash भी पता चल गया, x by 2, x dash की वैल्यू भी पता चल गई x by 2, l dash की वैल्यू भी पता चल गई 2l। क्या इन सब चीजों को हम इस एक्सप्रेशन में अब सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, सही है जी। तो ए वाई बाय एल को तो कॉमन निकाल देते हैं,
ए वाई बाय एल को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आया x प्लस टू टाइम्स ऑफ टी डैश की जब मैंने वैल्यू रखी तो एल डैश को 2l रखा, तो ए वाई डिवाइडेड बाय एल तो बाहर निकाला, x डैश बाय 2 आया, देखो ध्यान से इस जगह पर आया x डैश डिवाइडेड बाय 2 और cos थीटा इनटू cos थीटा। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, इज इक्वल टू mg। अभी मैं x डैश की वैल्यू भी रखूंगा, ध्यान से समझो मैंने क्या किया, मैंने ए वाई बाय एल को बाहर निकाला, एल डैश की वैल्यू 2l यहां रखी, तो ए वाई बाय एल बाहर निकल गया, x डैश बाय 2 रहा, वो ये रहा 2, ये रहा cos थीटा, ये रहा cos थीटा 60 डिग्री है 1/2 है ना भाई, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल होगा, ये 1/2 आया, यहाँ 1/2 आया x डैश, और फिर मैंने x डैश की वैल्यू रखी x/2, तो x डैश की वैल्यू रखूंगा x/2, तो एक 2 नीचे यहाँ और एक 2 नीचे यहाँ, दैट मीन्स कितना हो जाएगा x/4, x प्लस x/4 इज 5x/4, हेंस ए वाई बाय एल, और इधर हो गया कितना 5x/4 इज इक्वल टू, उधर में क्या है, उधर में है mg, है ना, तो क्या x 4/5 mgl डिवाइडेड बाय ए वाई, ए आंसर आता हुआ दिखाई देना चाहिए, ये आंसर आता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए, 4/5 mgl डिवाइडेड बाय ay वुड बी दी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, समझ में आ जाता है, ऐसा है। ठीक, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा बहुत न्यूटन लॉ इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा बहुत हमारे कंस्टेंट वगैरह वाले फंडे इन्वॉल्व हो गए हैं, इस वजह से मजेदार है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखें और कोशिश करें, करने की कोशिश करें। क्या कहता है, इफ द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट सी लेवल आर पी नॉट एंड रोह नॉट, है ना, तो सी लेवल पर पी नॉट और रोह नॉट है प्रेशर और डेंसिटी, एस्टिमेट द प्रेशर एट अ डेप्थ एच इनसाइड द सी, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है वाटर का बी, तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि कोई कोई ये सी लेवल है ना, ये सी लेवल है मान लेते हैं ऐसा, तो सी लेवल पर प्रेशर और डेंसिटी आपको दी हुई है, पी नॉट एंड रो नॉट, तो पी नॉट प्रेशर, ये प्रेशर होगा पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ जो पानी है उसकी डेंसिटी होगी रो नॉट। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे हम जानते हैं कि जो प्रेशर है ना वो बढ़ता जाता है। ठीक, तो बल्क मॉडुलस आपको दिया हुआ है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया किसी डेप्थ पर, किसी एच डेप्थ पर बता दीजिए कि प्रेशर की क्या स्थिति बनेगी। तो यहां से किसी एच डेप्थ पर क्या प्रेशर होगा, किसी एच डेप्थ पर प्रेशर पी क्या होगा ये बता दीजिए। ये क्वेश्चन, मैं साइड हो जा रहा हूं, करो जरा अपने आप, किसी एच डेप्थ पर क्या प्रेशर होगा ये बता दो। बल्क मॉडुलस गिवन है, इलास्टिसिटी चैप्टर में है, बल्क मॉडुलस गिवन है, ये सिचुएशन है। ठीक, लिक्विड की बात हो रही है, दैट मीन्स पानी की बात हो रही है, सरफेस पर प्रेशर पी नॉट है और एच डेप्थ पर क्या प्रेशर होगा, सरफेस पर प्रेशर पी नॉट है और एच डेप्थ पर क्या प्रेशर होगा, ये क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है। चलो जी पॉज कर लो और कोशिश करो करने की कि क्या होगा। चलिए जी, तो मान ले रहा हूं कि आपने कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा और समझने की कोशिश भी की होगी। शुरू कहाँ से करें, तो ऑब्वियसली हम जान रहे हैं कि रोह जी एच एक्सेस प्रेशर होता है ना, और हम ये भी जान रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये जो एक्सेस प्रेशर है ना, इसकी वजह से वॉल्यूम स्ट्रेन भी पैदा होगा, क्योंकि बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन है हमारे पास, है ना, हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस बी है ना इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेस प्रेशर, अगर मैं उसको डेल्टा पी बोलूं, डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। ये बिल्कुल बेसिक बात है, बल्क मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशंस में से एक है। इसको हम चाहे तो पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का v इंटू डी पी बाई डी वी, जो कि हम फिर थर्मोडाइनेमिक्स वगैरह में, गैसेस वगैरह में इस डेफिनेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, माइनस का v इंटू डी पी बाई डी वी। खैर ठीक, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ऊपर से किसी वाई डेप्थ पर अगर हम डी वाई लेयर की स्टडी करें, तो मान लेते हैं ऊपर से किसी वाई डेप्थ पर मैं किसी लेयर की स्टडी कर रहा हूं जो डी वाई विड्थ की है। ठीक है, ऐसी कोई लेयर इमेजिन करी मैंने जो डी वाई विड्थ की है, ऊपर से वाई पर डी वाई की स्टडी करते हैं। ठीक, तो दिस इज वाई एंड दिस इज लाइक डी वाई, है ना। तो यहां जो पानी होगा, यहां अंदर में जो पानी होगा उसकी बात हो रही है ना, उसकी बात हो रही है। तो क्या वो वॉल्यूम स्ट्रेन सिचुएशन में होगा, क्या वॉल्यूम स्ट्रेन्ड सिचुएशन में होगा? बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। अच्छा, वहां एक्सेस प्रेशर क्या होगा, रो जी वाई,
इस जगह पर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई, एक्सेस प्रेशर कितना होगा, रो जी वाई। हेंस अगर हम बल्क मॉडुलस की इक्वेशन यहाँ या इन एलिमेंट्स के लिए बल्क मॉडुलस की इक्वेशन लिखना चाहें तो बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू माइनस का रोहो जी वाई और डेल्टा वी बाई वी या डीवी बाय वी, डीवी बाई वी ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी नाउ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, और हम जानते हैं कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं है ना तो ओवरऑल मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम में जो स्ट्रेन आ रहा है उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, डेंसिटी पर पड़ेगा। मास विल रिमेन, ऑब्वियसली मास विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो वॉल्यूम में जो स्ट्रेन आ रहा है उसका जो इफेक्ट है वो डेंसिटी पर पड़ने वाला है। हेंस अगर हम एक काम करें, हम लॉग लेकर अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, लॉग ले लें पहले और फिर डिफरेंशिएट कर दें, तो यहां तो आ जाएगा जीरो, लॉग लेकर डिफरेंशिएट करने पर इधर तो आ जाएगा जीरो, और हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा डी रोहो बाय रोहो प्लस डीवी बाय वी। दैट मीन्स डीवी बाय वी इज इक्वल टू माइनस डी रोहो बाय रोहो, माइनस डी रोहो बाय रोहो। बोलो, लिख सकते हैं वैसा, ये बात है। तो माइनस का या डीवी बाई वी इज माइनस डी रो बाय रो का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो दैट मीन्स यहां पर अगर डेंसिटी रोहो नॉट थी और यहां अगर डेंसिटी रोहो है, वाई डेप्थ पर अगर डेंसिटी रोहो है तो डेंसिटी भी लगातार बदल रही है ना, डेंसिटी भी लगातार बदल रही है। तो ये एक तरह की डायनेमिक डेंसिटी है। तो इस जगह पर जो वॉल्यूम स्ट्रेन है डीवी बाई वी, क्या डीवी बाई वी की वैल्यू माइनस डी रो बाय रो लिखी जा सकती है, माइनस डी रो बाय रो लिखी जा सकती है, बोलो भाई, है ना, माइनस डी रो बाय रो लिखी जा सकती है। अच्छा जी तो डीवी बाई वी इज टू माइनस ऑफ डी रो बाय रो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, इस जगह पर लिखने वाला हूं। अच्छा एक बात को और समझ लेते हैं, हम इस लेयर और इस लेयर की अगर बात करें तो जहां पर जो हाइट का जो डिफरेंस हो कितना है डी वाई, है ना, तो इन दोनों भाइयों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, है ना, वो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा रोहो जी डी वाई, रोहो जी डी वाई। ये जो अभी रो जी एच वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये तो रोहो कांस्टेंट है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको छोटे से एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, तो क्या यहाँ जहां रोहो जी वाई लिखा है, क्या यहाँ मुझे रोहो जी डी वाई लिखना चाहिए था एक्चुअली, है ना, रोहो जी डी वाई। देखो जरा, ठीक, अब ठीक बैठेगा। तो dv बाई वी इज माइनस डी रो बाई रो, मैं यहाँ सब्सिट्यूट कर रहा हूं, तो अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है बल्क मॉडुलस b इज इक्वल टू माइनस का रोहो इंटू जी इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय क्या, डी रोहो बाय रो माइनस का डी रोहो डिवाइडेड बाय रोहो का एक्सप्रेशन, माइनस का डी रोहो डिवाइडेड बाय रो। ठीक, ये बल्क मॉडुलस का हमारा एक्सप्रेशन है, माइनस से माइनस का साइन कट गया दोनों तरफ से। और अब हम वेरिएबल्स को इधर उधर एडजस्ट करें तो हमें क्या दिखाई देगा, देखो वेरिएबल्स को इधर उधर खिसका लें तो हम डी डी रोहो बाय डी रोहो डिवाइडेड बाय ये वाला रोहो और वो वाला रोहो, रोहो का स्क्वायर इज इक्वल टू उधर में जी डी वाई और नीचे में आ जाएगा बल्क मॉडुलस बी, जी डी वाई और नीचे में आ जाएगा बल्क मॉडुलस बी। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें भाई साहब, इसको इंटीग्रेट करें इधर भी और इधर भी, कहां से कहां तक, तो y में इंटीग्रेट करें, मान लेते हैं y बराबर 0 से y बराबर y तक, तो y बराबर 0 से y बराबर y तक, और डेंसिटी में रोहो नॉट से रोहो तक, तो डेंसिटी में रोहो नॉट से रोहो तक, समझ में आना चाहिए। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा डेंसिटी रो एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ, डेंसिटी रो एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ मिलेगा। ये भी इंडिपेंडेंटली पूछा जा सकता है वैसे कि डेंसिटी का वाई में क्या फंक्शन होगा। ठीक, जी बाई भी तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अच्छा जी, तो उधर तो आपको डी वाई का इंटीग्रेशन से वाई मिलेगा, इधर डी रो बाय रो स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे दैट मीन्स एक्स टू दी पावर माइनस टू डी एक्स का इंटीग्रल है, तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, दैट मीन्स माइनस वन बाय रोहो। तो यहां इंटीग्रेट करने के बाद हमें माइनस वन बाय रोहो का टर्म मिलेगा, तो माइनस का वन बाय रोहो, और अभी उस पर लिमिट चढ़ानी है, कहां से कहां, रोहो नॉट से रोहो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ चुका है हमारे पास, जी बाई बी इंटू वाई, राइट हैंड साइड में आ चुका है जी बाई बी इंटू
वाई, डेप्थ वाई। ठीक ठीक, अच्छा जी, लिमिट रख देते हैं यहाँ। तो लिमिट रखने पर हमें मिलेगा 1/ρ0, 1/ρ0, 1/ρ0 माइनस 1/ρ इज इक्वल टू G/B इंटू वाई, ये टर्म मिलेगा। 1/ρ0 माइनस 1/ρ इज इक्वल टू G/B इंटू वाई। यहां से हम डेंसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाल सकते हैं, डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाल सकते हैं। पर चूंकि वो अभी डिनोमिनेटर में है एक्सप्रेशन, इसीलिए बस इतना ही छोड़ दे रहे हैं, अदरवाइज हम उसको निकाल सकते हैं वैसे। ठीक है, अच्छा जी, पर हमें तो प्रेशर की बात करनी थी, है ना, हमें तो प्रेशर की कहानी को खेलना था, हमें तो प्रेशर को समझना था, प्रेशर की क्या सिचुएशन थी, हमें तो वो समझना था। ठीक, तो आज ये जरा प्रेशर को समझते हैं, प्रेशर की क्या स्टोरी है, प्रेशर का क्या एक्सप्रेशन है। तो क्या ये जो रो जी डी वाई मैंने लिखा हुआ था, क्या ये बेसिकली डीपी था, एक्सेस प्रेशर था। देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो। हेंस अगर इस एक्सप्रेशन की मदद से अगर मैं प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं इसकी मदद से, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं डीपी इज इक्वल टू, इसको डीपी बोला मैंने, डीपी इज इक्वल टू माइनस का बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाई वी। देखना और समझना, कोई दिक्कत नहीं है। डीपी इज इक्वल टू माइनस का बी इंटू डेल्टा वी बाई वी। अच्छा जी, और डीवी बाई वी या डेल्टा वी बाई वी इज माइनस ऑफ डी रो बाय रो। हेंस दिस वुड बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस बी इंटू डी रोहो बाय रोहो। क्या ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, डीपी डीपी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस बी इंटू डी रोहो बाय रो। क्या हम यहां से उठा सकते हैं? ठीक, तो डीपी डीपी इज इक्वल टू डीपी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस बी इंटू डी रोहो बाय रोहो, है ना। और अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, कहां से कहां इंटीग्रेट कर दें, फ्रॉम रोहो नॉट टू डेंसिटी रोहो जो कि वाई डेप्थ पर है, और प्रेशर को भी कहां से कहां, पी नॉट से प्रेशर पी जो कि वाई डेप्थ पर है। तो हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा था कि भैया किसी किसी वाई डेप्थ पर प्रेशर का एक्सप्रेशन बताइए, क्या वो प्रेशर का एक्सप्रेशन हम यहाँ से बड़े मजे से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेट किया मैंने, तो P माइनस ऑफ पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया डी रो बाय रो करेंगे तो लॉग रो, सो इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस बी इंटू लॉग ऑफ रोहो बाय रोहो नॉट, लॉग ऑफ रोहो बाय रोहो नॉट का टर्म आया, लॉग ऑफ रोहो बाय रोहो नॉट का टर्म आया। ठीक, अच्छा जी, हेंस प्रेशर P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस बी लॉग रो बाय रो नॉट। जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा, प्रेशर P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस बी टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ रोहो बाय रो नॉट। रोहो बाय रो नॉट की वैल्यू अगर हम यहां से लिखना चाहें, रोहो बाय रो नॉट, है ना, का एक्सप्रेशन अगर हम यहां से लिखना चाहें कि रोहो बाय रो नॉट का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, इधर से अगर हम देखें रो बाय रो नॉट का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो रो बाय रो नॉट का वैल्यू हम यहाँ से उठाकर वहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। रो हमें एज ए फंक्शन ऑफ वाई पता है, तो रो बाय रो नॉट का एक्सप्रेशन हम यहाँ से उठा के वहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा है तो देखो 1/ρ इज इक्वल टू, मैं उसको उधर ले गया, 1/ρ0 माइनस 1/ρ0 माइनस जी इंटू वाई डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस बी। ठीक है, ठीक है जी, ये है 1/ρ का एक्सप्रेशन। मुझे चाहिए रो बाय रो नॉट का एक्सप्रेशन, है ना भाई। हेंस इसका इसका पहले तो अगर हम एलसीएम ले लें तो रोहो इज इक्वल टू, इधर में हमें दिखाई देगा रोहो नॉट इंटू बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ऑफ रोहो नॉट जी वाई, और फिर रोहो बाय रो नॉट इसको इधर ले आए, तो रोहो बाय रोहो नॉट विल बी इक्वल टू बी अपॉन बी माइनस ऑफ रोहो नॉट इंटू जी इंटू वाई, और इस रोहो बाय रो नॉट को उठाकर वहां सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक, रोहो बाय रो नॉट को उठाकर वहां सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक, तो लॉग ऑफ बी, या उसको भी नीचे ले लें, तो 1/1 माइनस ऑफ रोहो नॉट जी वाई डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस बी, इस तरह का आंसर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना। तो प्रेशर का इस प्रकार से लॉगरिथमिक वेरिएशन डेप्थ के साथ लॉगरिथमिक वेरिएशन प्रेशर का होता हुआ हमें दिखाई देगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट क्या कहता है।
समझने की कोशिश करो। तो कहता है कि वन एंड ऑफ अ थिन इलास्टिक वायर, वन एंड ऑफ अ थिन इलास्टिक वायर ऑफ लेंथ एल, है ना, एल, and area of cross section A is attached to a block of mass m and the other end is held keeping the wire relaxed and vertical. There is a mark P at a height of 0.95 L. There is a mark P at a height of 0.95 L from the lower end. If the upper end is slowly raised by applying a variable force F, the block leaves the ground when the mark P reaches the point where the upper end of the relaxed wire initially was. Then the Young modulus of the wire is Y. Elastic energy stored in the wire R. तो यंग मॉडुलस और इलास्टिक एनर्जी निकाली। मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि वन एंड ऑफ अ थिन इलास्टिक वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ है L। तो मान लेते हैं ये कोई वायर है, ऐसा है ना भाई, ऐसा कोई वायर है, इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है। तो इस वायर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ऐसा। और एक ब्लॉक इस वायर से हमने ऑब्वियसली अटैच किया हुआ है, तो ऐसे ब्लॉक को इस वायर से जोड़ा हुआ है ऐसा। और ये सारा का सारा अरेंजमेंट अभी ग्राउंड पर है, ठीक है, समझ लो अच्छे से। ये सारा का सारा अरेंजमेंट अभी कहाँ है, ग्राउंड पर है ऐसा, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल फोर्स लगाकर इस पूरे सिस्टम को ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कहता है, ठीक। तो वन एंड ऑफ अ थिन इलास्टिक वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A is attached to a block of mass M, and other end is held keeping the wire relaxed and vertical. अभी पकड़ रखा है इसको, keeping the wire relaxed and vertical, that means there is no tension. There is a mark P at a height of 0.95 L from the lower end. यहां से 0.95 L पर एक मार्क है, ओके। तो यहां पर मान लेते हैं कि कोई मार्क है P जो 0.95 L हाइट पर है, 0.95 L हाइट पर है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, फ्रॉम द लोअर एंड इफ द अपर एंड इज नाउ स्लोली रेज्ड बाय अप्लाइंग अ वेरिएबल फोर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल फोर्स लगाकर इसको खींच रहे हैं, एक वेरिएबल फोर्स F लगाकर इस एंड को, अपर एंड को खींच रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जब ये मार्क P इस लेवल पर आ जाता है, किस लेवल पर, किस लेवल पर आ जाता है, जो ओरिजिनल लेवल था, है ना, जो ओरिजिनल लेवल था, ये वाला जो लेवल था, तो जब ये मार्क P इस लेवल पर आ जाता है तब ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देता है। ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देने का मतलब है कि लोअर एंड ऑफ द वायर ऑब्वियसली ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे हो रहा है ये काम, वेरिएबल फोर्स है। तो बता दो व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर एंड इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। कहीं भी वायर के मास का जिक्र नहीं हुआ है, और मैंने आपको समझाया कि अगर वायर के मास का जिक्र ना हो तो पूरे वायर में टेंशन यूनिफॉर्म मानी जाती है। तो जिस मोमेंट पर ग्राउंड को छोड़ेगा, जिस मोमेंट पर क्वेश्चन बनाया गया है, उस मोमेंट पर ऑब्वियसली टेंशन टी की वैल्यू mg के बराबर होगी। तो टेंशन टी की वैल्यू तो mg के बराबर होगी, वो तो मैं समझ में आती है बात। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए भी दिया हुआ है, आपसे यंग मॉडुलस पूछा है, तो बेसिकली आपको स्ट्रेन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, स्ट्रेन लिखना होगा। कोशिश करो जरा, मैं साइड हो जाता हूँ। बेसिकली आपको जो लिखना होगा वो स्ट्रेन लिखना होगा। चलो जी, मान लेता हूँ कि आपने कोशिश करी होगी और देखने की कोशिश करी होगी कि क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर हम पूरे वायर को ना देखें, केवल इस पॉइंट को ही देखें, बस पी को ही देखें, तो क्या पी पॉइंट पहले 0.95 L की लोकेशन पर था और पी पॉइंट बाद में L लोकेशन पर पहुंच जाएगा। दैट मीन्स कितना खिंच गया, कितना खिंच गया पी, ये जो हिस्सा है वायर का, इसमें स्ट्रेचिंग कितनी हुई, कौन सा हिस्सा, बस इतने हिस्से की बात करें, इतने हिस्से की बात करें, अगर मान लेते हैं इतने ही सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, इतने सेगमेंट की अगर बात करें तो इस सेगमेंट में स्ट्रेचिंग कितनी हुई, इस सेगमेंट की स्ट्रेचिंग कितनी हुई, तो इस सेगमेंट की स्ट्रेचिंग जो हुई है वो हुई है L माइनस ऑफ 0.95 L। क्या ये इंक्रीमेंट इन लेंथ हो गया इस सेगमेंट का, बिल्कुल हो गया, डेल्टा L, है ना, ये बिल्कुल हो गया, जो कि कितना हो जाएगा 0.05 L, ठीक है, 0.05 L। हेंस 0.95 L जो वायर है उसमें स्ट्रेन कितना आया और उसको स्ट्रेस कितना मिला। अगर हमें ये दोनों बातें निकाल लें तो यंग मॉडुलस तो यहीं से निकाल सकते हैं। सही है, सही बात है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर हम पूरे वायर को देखें ही नहीं, हम केवल इतने वायर को देखें, हम देख ही नहीं रहे पूरे वायर को, है ना, हमारा सिस्टम केवल शेडेड पोर्शन है बस, क्योंकि यंग मॉडुलस तो कहीं से भी निकाला जा सकता है, यंग मॉडुलस तो छोटे से सेगमेंट से भी निकाला जा सकता है मटेरियल के, जरूर थोड़ी कि मैं पूरी बॉडी को देखूं। यंग मॉडुलस निकालना हो तो आप एलिमेंट के लिए भी लिख सकते हैं ना यंग मॉडुलस की इक्वेशन, क्या प्रॉब्लम है,
Hence अगर हम केवल 0.95 L वाले हिस्से को देखें अगर, और इसके लिए यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखने की कोशिश करें कि भाई तेरे लिए यंग मॉडुलस की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या यंग मॉडुलस की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू स्ट्रेस, जो कि कितना है mg/a, तो है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ कितनी हुई 0.05 L, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल कितनी थी, बस यही कलाकारी है 0.0, अरे बार बार ग्लिच कर रहा है, 0.05 L, और ओरिजिनल कितनी थी 0.95 L, ओरिजिनल कितनी थी 0.95 L। ये समझ में आना चाहिए आपको, बस इतनी छोटी सी बात है कि भाई यंग मॉडुलस की इक्वेशन तो कहीं से भी लिखी जा सकती है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कहीं से भी हम उसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कट्टी पट्टी कर लें, कितना 5 फिर 19 टाइम्स कट जाएगा, 19 ऊपर पहुंच जाएगा, हेंस 19 mg डिवाइडेड बाय a, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 19 mg डिवाइडेड बाय a, हमारा यंग मॉडुलस आता हुआ दिखाई देगा। देखो ध्यान से, 19 mg डिवाइडेड बाय a, दिस इज 19 mg डिवाइडेड बाय a वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस। ठीक, 19 mg by a would be the expression। दूसरी चीज क्या पूछिए, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर, हाउ मच इज द इलास्टिक एनर्जी। अब तो पूरे वायर की बात करनी पड़ेगी क्योंकि पूरे वायर की ही उसने बात करी है ना, और हाउ मच इज द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर। तो देखो हम जानते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अच्छा जी, और क्या इस एक्सप्रेशन में स्ट्रेस इज वेरी क्लियर, इट इज लाइक mg/a, स्ट्रेस तो बहुत ही क्लियर है mg/a है, तो क्या एनर्जी को अगर मुझे लिखना है तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अच्छा जी, अगर मैं इसको पूरे को स्ट्रेस के टर्म्स में लाना चाहूं तो क्या मैं स्ट्रेन की डेफिनेशन रख सकता हूं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, हेंस दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। कोई परेशानी तो नहीं है, सही है, करेक्ट है। स्ट्रेन की मैंने वैल्यू रख दी क्या, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, हेंस पोटेंशियल एनर्जी U वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है mg डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर, ये तो है स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस y मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ना वॉल्यूम वुड बी कितना, वॉल्यूम वुड बी लाइक a इंटू एल, है ना। यंग मॉडुलस की वैल्यू जो आपने निकाली थी पीछे, ये जो निकाली थी 19 mg/a, इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 19 mg/a, है ना। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू रख देना है अपन 19 mg डिवाइडेड बाय a, ठीक है भाई। तो एक mg का टर्म कटेगा, है ना, और एक का टर्म भी कट जाएगा, और ये 2 और ये 19 मिलके नीचे 38 देने वाले हैं, हेंस जो बचेगा वो बचेगा mgl डिवाइडेड बाय 38 का टर्म बचेगा, यही था शायद आंसर, mgl डिवाइडेड बाय 38 यही था। तो mgl डिवाइडेड बाय 38 बचता हुआ हमें दिखाई देगा, mgl डिवाइडेड बाय 38। इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऐसे भी इजी सिचुएशंस को पूछी जाती है, बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिए। ओके भाई, पढ़ लिया क्वेश्चन, समझ में आ गया क्या सिचुएशन है। वुडन ब्लॉक इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू वुडन ब्लॉक्स W1 एंड W2। ओके भाई, तो दो अलग अलग हैं लोग, ये और ये अलग अलग हैं। 60 डिग्री का एक प्लेन है जो कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है ना, ऐसा है। और कह रहा है कि जो ओवरऑल ब्लॉक है उसके डायमेंशंस हैं ये, ठीक है जी, 200 मिलीमीटर इंटू 100 mm, तो 200 mm इंटू 200 mm इंटू 100 mm, ये 100 mm होगा, ठीक है जी, 200 mm इंटू 100 mm एज शोन इन दिस फिगर बिलो। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट ब्रेकिंग द जॉइंट। क्या हो रहा है कि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, है ना, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो जॉइंट है, जॉइंट टूट ना जाए, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द जॉइंट सच दैट द मैक्सिमम नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस, मैक्सिमम नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस, तो जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है उसका वैल्यू दिया हुआ है हमें सिग्मा एन, और जो शेयर स्ट्रेस दैट मींस टेंजेंशियल स्ट्रेस हो सकता है उसका वैल्यू दिया हुआ है हमें सिग्मा टी। ये दो चीजें दी हुई हैं, इनकी दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज दी हुई हैं।
और हमें ये समझना है कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, तो जरा देखने और समझने की कोशिश करो कि बेसिकली इस प्लेन के अलोंग हमें फोर्सेस को तोड़ के देखना होगा। कौन सा प्लेन? ये वाला जो प्लेन है ना, इस प्लेन के अलोंग बात हो रही होंगी। हेंस जो फोर्स है अगर मैं उस फोर्स को यहाँ ऐसे दिखाऊं, वही जो फोर्स एफ है अगर मैं उसको यहाँ ऐसे दिखाऊं, दिखा सकता हूँ। ठीक, इंटरनल फोर्स के रूप में मैंने उस फोर्स को यहाँ इस प्रकार से दिखाया ऐसे। तो क्या तुम समझ रहे हो कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक नॉर्मल दिशा में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हम तोड़ेंगे, जैसे इंक्लाइन प्लेन पर तोड़ते हैं उसी प्रकार से ऐसे दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। देखो ध्यान से, है ना, करेक्ट है। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना? 60 डिग्री। और ये फोर्स है मेरा F, हेंस F cos 60 डिग्री तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होगा, और जो नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स जिसको हम बोलेंगे, वो होगा F sin 60 डिग्री, F sin 60 डिग्री। और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी F cos 60 डिग्री, F cos 60 डिग्री। देखिए ध्यान से समझिए, नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स में मैंने तोड़ा। अब ये फोर्स किस एरिया पर लग रहे हैं? ये फोर्स, जो दोनों फोर्स हैं, ये किस एरिया पर लग रहे हैं? तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है ना, इस एरिया की बात हो रही है, जिसका ये वाला डायमेंशन तो 100 है, पर ये वाला जो डायमेंशन है ये निकालना पड़ेगा हमें, है ना, सही है। सो दैट हम उस एरिया से डिवाइड करके करस्पॉन्डिंगली नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को लिख पाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हेंस अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस लिखना है, सिग्मा एन लिखना है, तो क्या वो हो जाएगा? F sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय A। कौन सा A? जो मैं भी बताने वाला हूं। और ऐसे ही इसको भी उस एरिया से डिवाइड करोगे, F cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय A, है ना। और जिसको मैं A बोल रहा हूं वो बेसिकली ये शेडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो शेडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें AB की लेंथ हमें नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि ये 200 mm है। ठीक है जी, हेंस ये 200 mm है, ये 200 mm है, और हम वो हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हैं, AB की लेंथ जो हाइपोटेन्यूज है वो निकालना चाहते हैं। ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना। ठीक है भाई, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। हेंस 200, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज AB, हेंस 200 mm डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू कितना? sin 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हेंस AB की वैल्यू कितनी आ गई? 200 डिवाइडेड बाय sin 60 डिग्री। तो जिसको हम A बोल रहे हैं, ये जो मैंने A बोला है, ये जो A है, दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय sin 60 मतलब √3/2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डायमेंशन विच इज 100। अच्छा, दोनों मिलीमीटर मिलीमीटर थे, तो अब ये मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये है कैपिटल ए, जिसको मैं यहां रखने वाला हूं। अब मेरी बात को समझना क्या है कि भैया सिग्मा एन और सिग्मा टी की जो वैल्यूज हैं उनको जरा चेक करो। तो नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस, तो नॉर्मल जो स्ट्रेस है वो है 0.5 इंटू 10⁻⁶, और टेंजेंशियल जो है वो है 1.25 इंटू 10⁻⁶। हेंस जो लेसर वाली वैल्यू है, कौन सी? 0.5 इंटू 10⁻⁶, जो नॉर्मल वाली वैल्यू है, उससे हम एफ की वैल्यू निकालेंगे, है ना। ऐसे भी इधर अगर देखो ध्यान से, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर देखो आप ध्यान से, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा √3f डिवाइडेड बाय 2a इज सिग्मा n, है ना। और सिग्मा t का जो वैल्यू है वो है f डिवाइडेड बाय 2a। समझ में आ रही है बात? करेक्ट है। तो क्या √3 टाइम्स सिग्मा n जो है, जो नॉर्मल स्ट्रेस है, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस का √3 टाइम्स ज्यादा है ना। सिग्मा n इज √3 टाइम्स ऑफ सिग्मा t। बोलो, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है? ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, पर ऑपरेशनल जो वैल्यू है नॉर्मल स्ट्रेस की, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस से √3 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या हम समझ रहे हैं कि भले ही उसने मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू काफी ज्यादा दी हुई है, पर अगर हमें लिमिटिंग फोर्स निकालना है तो जो लेसर वाली वैल्यू है, नॉर्मल वाली, वही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि टेंजेंशियल तो उससे भी छोटी होगी जो ऑपरेशनल वैल्यू आएगी। दैट मीन्स एफ का वैल्यू निकालने के लिए 0.5 इंटू 10⁻⁶, ये जो सिग्मा एन है,
इसकी वैल्यू को 0.5 इंटू 10⁶ सब्स्टिट्यूट करोगे, ए वहां लिख ही दिया है मैंने, एफ का वैल्यू निकाल लोगे। क्या बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन से और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है ना, कैलकुलेशन और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट आंसर है इसका बी। वेरीफाई कर लीजिएगा, सॉल्व करोगे तो मैच कर जाएगा, 133.3 किलो न्यूटन के आसपास आएगा, जो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर जाएगा। समझ रहे हो? कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो बार एडवांस दे चुका है पहले, ये बिल्कुल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा, सो दैट ये थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए कंसेप्ट। ठीक, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। एक प्लेन दे दिया, फोर्सेस को ब्रेक करना है और समझना है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए दो वैल्यूज दे दी हैं, और आपसे मैक्सिमम फोर्स पूछ लिया है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि अच्छा चूंकि मैक्सिमम फोर्स पूछा है तो अपन जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है उसको लेते हुए चलेंगे। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो ऑपरेशनल वैल्यूज हैं उसमें नॉर्मल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस से बड़ा है। ऑपरेशनल वैल्यू वो तो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, वो जो ऊपर दिया हुआ है वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही रप्चर कर जाएगा। ठीक है ना, ऐसा है, ये छोटी सी बात है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या चाहता है। एन इलास्टिक कॉर्ड ऑफ लेंथ L नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A नॉट इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, एक इलास्टिक कॉर्ड है, मतलब कि एक वायर जैसा है, एक रबर जैसा है, इलास्टिक कॉर्ड ऐसा कुछ समझ लो। एंड इलास्टिक कॉर्ड ऑफ लेंथ L नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A नॉट is stretched to twice its natural length assuming that the total volume of the rod remains constant। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाते हैं ना ताकि ठीक रहे, ऐसा। तो मान लेते हैं कि ये है, ये सिचुएशन है, और इसका ये वाला एंड हमने फिक्स कर रखा है और इस वाले एंड को खींच रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये सिचुएशन है, ऐसे खींच रहे हैं। तो इलास्टिक कॉर्ड ऑफ लेंथ L नॉट, ओरिजिनल जो लेंथ थी वो थी L नॉट, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A नॉट, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया था A नॉट, इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब कि 2L नॉट लेंथ कर दी खींच के, assuming that the total volume remain constant। ठीक, तो एक तो उसने ये बात कही कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूनिफॉर्म अलोंग इट्स लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे में एक जैसा है, ए नॉट तो हर जगह ए नॉट, ए तो हर जगह ए, ऐसा है ना, हर जगह एक जैसा है। यंग मॉडुलस वाई रिमेन्स कांस्टेंट, देन द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इज, तो ये फोर्स जो वर्क डन करेगा, खींचने में जो वर्क डन करेगा है ना, वो वर्क डन कितना होगा ये बता देना है। ठीक, तो जो वर्क डन होगा वो बता देना है कि भाई वर्क डन कितना किया जाएगा। मैं साइड हो गया हूँ, पॉज करिए वीडियो को, आराम से सॉल्व करिए। ओके भाई, तो मैं मान ले रहा हूं कि आपने कोशिश कर ली होगी, और शायद वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो शायद आप अच्छे से समझते होंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो वर्क डन वगैरह की डिमांड करते हैं, वहां हम बाय डिफॉल्ट ये मान ही लेते हैं कि वर्क डन जो पूछा जा रहा है वो मिनिमम वर्क डन है ना। दैट मीन्स इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो जो वर्क डन पूछा जा रहा है ये वो वर्क डन है जो इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स आई एम इमेजिनिंग कि कोई हीट वगैरह पैदा नहीं होगी, राइट। और उसको उसने बोला भी था assuming that the volume remain constant, ठीक, ऐसा है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बात करते हैं जब ये x स्ट्रेच हो चुका है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल गया है क्योंकि टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो चूंकि टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनिशियल लेंथ L नॉट इंटू उस समय जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था A नॉट, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। हेंस लेंथ जब L नॉट प्लस x हो गई है खिंच के, तो एरिया भी A नॉट डैश हो गया होगा, वो जो ये सिचुएशन ये है। और उस समय मान लेते हैं कि कोई फोर्स बाहर से लगाया जा रहा है F। ठीक, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा कि हीट जनरेट नहीं होगी, जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं वो इंटरनल फोर्स के बराबर होगा। हेंस इस समय अगर हम यंग मॉडुलस की इक्वेशन इस समय अगर लिखें और फोर्स को समझने की कोशिश करें तो यंग मॉडुलस y वुड बी इक्वल टू ये फोर्स डिवाइडेड बाय A नॉट डैश डिवाइडेड बाय x बाय L नॉट। ये इक्वेशन लिखी जाएगी। यहां से मैं F का एक्सप्रेशन लिखूंगा, देखना मेरी बात ध्यान से। यहां से मैं F को समझने की कोशिश करूंगा कि फोर्स F का क्या एक्सप्रेशन होगा। हेंस फोर्स F वुड बी इक्वल टू ये A नॉट डैश यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, और x बाय L नॉट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इंटू A नॉट डैश इंटू x डिवाइडेड बाय L नॉट। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। A नॉट डैश की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, फटाफट वहां से उसको भी यहाँ सब्सिट्यूट कर दें, A नॉट डैश की वैल्यू को भी सब्सिट्यूट कर दें। तो अब हमें क्या दिखाई देगा, अब हमें दिखाई देगा y इंटू L नॉट A नॉट
एल नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट प्लस एक्स, एल नॉट प्लस एक्स, ए नॉट डैश की वैल्यू रखी मैंने, इंटू एक्स, ये वाला एक्स, और जो नीचे वाला एल नॉट था वो नीचे वाला एल नॉट ये रहा। ठीक, ये हो गया फोर्स किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर ये स्ट्रिंग एक्स खींची हुई है। मान लेते हैं कि फर्दर ये डी एक्स स्ट्रेच हो जाती है, इस फोर्स की वजह से डी एक्स स्ट्रेच हो जाती है। हेंस जो इंस्टेंटेनियस वर्क डन डी डब्ल्यू, जो इंस्टेंटेनियस वर्क डन होगा, क्या वो इंस्टेंटेनियस वर्क डन एफ डी एक्स से लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। फोर्स हमने निकाल ही लिया है, अब इंस्टेंटेनियस वर्क डन की बात हो रही है, तो जो इंस्टेंटेनियस वर्क डन होगा क्या वो हम एफ डी एक्स से लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। एफ का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या हमें नेट वर्क डन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, सो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, एफ को मैंने, एफ की वैल्यू को रखा, तो वाई ए नॉट, वाई इंटू ए नॉट तो बाहर चला गया, इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा? x डिवाइडेड बाय एल नॉट प्लस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय एल नॉट प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, और ये वर्क डन के बराबर होगा। और इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी? x चूंकि स्ट्रेचिंग थी और क्वेश्चन ने कहा कि डबल हो गई है लेंथ, तो स्ट्रेचिंग 0 से एल नॉट जा रही है, तो द टोटल लेंथ एल नॉट प्लस एल नॉट 2 एल नॉट हो जाए, डबल हो जाए, टोटल लेंथ डबल हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। ठीक, अच्छा जी, तो x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय एल नॉट प्लस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हमें करना है। क्या इस इंटीग्रल को हम ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर में प्लस एल नॉट माइनस एल नॉट कर लें? सो दिस वुड बी वाई ए नॉट, ऊपर में मैंने प्लस एल नॉट माइनस एल नॉट कर लिया, तो एल नॉट प्लस एक्स और एल नॉट प्लस एक्स कट के तो डी एक्स रह गया है ना, तो एक टर्म तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का रह गया, और माइनस दूसरा जो टर्म है, मैंने प्लस एल नॉट और माइनस एल नॉट किया था, तो माइनस का एल नॉट डी एक्स अपॉन एल नॉट प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, और लिमिट है 0 से एल नॉट, 0 से एल नॉट, और इधर भी लिमिट है 0 से एल नॉट। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एल नॉट दोनों में से बाहर आ जाएगा, सो वाई ए नॉट एल नॉट, ये वाला टर्म तो बाहर आ गया, यहाँ तो बचा 1 माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन एल नॉट माइनस एल नॉट प्लस एक्स का इंटीग्रल लॉग एल नॉट प्लस एक्स, लिमिट रखी, लिमिट रखी तो क्या लॉग 2 दिखाई देगा, लॉग 2 दिखाई देगा लिमिट रखोगे तो। समझ रहे हो कहां से कहां लिमिट रखनी है? 0 से एल नॉट, तो एल एन एल नॉट प्लस एक्स, एल एन एल नॉट प्लस एक्स इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा, और इस पर लिमिट रखनी है 0 से एल नॉट, तो क्या बनेगा? ये बनेगा लॉग ऑफ 2 एल नॉट अपॉन एल नॉट, मतलब क्या? मतलब लॉग 2, लॉग 2। हेंस क्या आंसर आ गया हमारा? राइट आंसर आ गया डी। क्या आ गया भैया? डी राइट आंसर आ गया। वाई ए नॉट एल नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ लॉग 2, ये हमारा चटपट आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? अगेन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ ये सब आसान है, आप देख रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़े से रूटीन से हटकर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, क्योंकि अगर एडवांस में कोई क्वेश्चन पूछा, अगर पूछा तो वो इसी तरह का हो सकता है। ठीक है जी, चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन है, इनफैक्ट पैराग्राफ है, 2 क्वेश्चन है इसमें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी है क्वेश्चंस की, जो पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके 3 वाला केस उठाया है, जिसमें 3 अलग अलग रॉड्स हैं, वाई अल्फा, 2y2 अल्फा, 4y4 अल्फा। ठीक है, 3 अलग अलग बार्स हैं, b1 b2 b3, तो b1 b2 और b3, ईच ऑफ लेंथ l, each of length L, initial length तीनों की ही L है, and cross sectional area A are placed side by side between two walls which are separated by 3L। तो L L L दोनों वॉल्स के बीच की दूरी कितनी है? 3L, जो कि हमेशा ही फिक्स रहेगी। दोनों वॉल्स के बीच की दूरी है 3L, जो कि हमेशा फिक्स रहेगी। अब हमने क्या कर दिया ठीक है जी, एंड इनके कोफिशिएंट लीनियर कोफिशिएंट है अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा, डायग्राम में दिखाया है, और y 2y 4y इनके यंग मॉडुलस के एक्सप्रेशंस हैं। अब हमने क्या कर दिया, ये तो गिवन सिचुएशन है, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय थीटा, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय थीटा, देन द फोर्स विद विच b1 विल पुश द वॉल, तो फोर्स जिससे b1 वॉल को पुश करेगा वो बता दो, एक पार्ट। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दोनों एक साथ ही सॉल्व करेंगे हम। दूसरा पार्ट है फाइनल लेंथ ऑफ द बार b1, ये जो b1 है इसकी फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी ये भी बता दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है? ठीक है जी, तो मैं वापस
ले जा रहा हूं आपको यहां, ये पूरा डायग्राम है। क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, इफ टेम्परेचर is raised by theta, if temperature is raised by theta, find force by which B1 pushes wall, पहली चीज। और दूसरी चीज, फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ B1। ठीक, पॉज कर लो और सॉल्व करो। ये है सिचुएशन, फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ B1 एंड फाइंड द फोर्स बाय विच B1 पुशेस द वॉल। ठीक है, अच्छा जी। चलिए जी, मान लेता हूं कि आपने पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। सबसे बड़ी परेशानी क्या है इसमें? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भाई तीनों एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, है ना। B3 जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है, वो भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, B2 भी करेगा, B1 भी करेगा। अब कौन, अच्छा तीनों तो एक्सपेंड कर नहीं सकते क्योंकि टोटल लेंथ तो 3L और फिक्स्ड है ना। तो कोई एक्सपेंड करेगा, कोई कंप्रेस भी होगा, भाई कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि तीनों जो लोग हैं वो मान लेते हैं कि सपोज एक्सपेंड कर जाते, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो बनती है वो ये बनती है कि B1 वाले की लेंथ हो जाती है L प्लस X1, सपोज B2 वाले की लेंथ हो जाती है L प्लस X2, और तीसरे वाले की लेंथ हो जाती है L प्लस X3, मान लेते हैं। तो इंडिविजुअली X1, X2, X3 के एक्सपेंशंस मैंने इमेजिन किया है, एक्सपेंशंस। क्लियरली X1 प्लस X2 प्लस X3 इज 0। दैट मीन्स तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। अब कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा मुझे नहीं पता, पर X1 प्लस X2 प्लस X3 की वैल्यू 0। ये हुई पहली चीज। दूसरी बात, क्योंकि सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है ना, सबका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है, तो इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना कि ये जंक्शन तो शिफ्ट हो जाएंगे, पर ये आपस में जो फोर्सेस लगा रहे होंगे वो सेम होंगे। दैट मीन्स B1 जो दीवार पर फोर्स लगाएगा वही फोर्स B1 B2 के बीच होगा, वही B2 B3 के बीच होगा, वही B3 और वॉल के बीच होगा। कॉमन फोर्स इक्विलिब्रियम के समय, कॉमन फोर्स, ये दूसरा कंसेप्ट, कॉमन फोर्स एट इक्विलिब्रियम। ये दो कंसेप्ट हैं जिनका हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं, कॉमन फोर्स एट इक्विलिब्रियम, और भैया X1 प्लस X2 प्लस X3 की वैल्यू है 0। ठीक, अच्छा अब मान लेते हैं कि अगर हम फोर्स को लिखना चाहें, फोर्स के एक्सप्रेशन को लिखना चाहें, B1 में जो फोर्स अराइज होगा उसके एक्सप्रेशन को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? हम यंग मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे कि भैया यंग मॉडुलस Y इज इक्वल टू स्ट्रेस जो कि है T/A डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सही बात है, करेक्ट है। अच्छा जी, अब यहां स्ट्रेन किस वजह से आ रहा है या क्यों आ रहा है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपने टेम्परेचर थीटा बढ़ा दिया है ना, तो नेचुरल लेंथ, तीनों की जो नेचुरल लेंथ है वो बदल जाएगी, तीनों की जो नेचुरल लेंथ है वो बदल जाएगी। तो कायदे से अगर ये फ्री होते तो B1 की जो नेचुरल लेंथ होती अब वो होती L इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। समझ रहे हो, है ना। ये L की नेचुरल लेंथ होती, मान लेते हैं मैं इसको L1 कहता, ये होती बार 1 की नेचुरल लेंथ, और ऐसे ही बार 2 और ऐसे ही बार 3 की नेचुरल लेंथ लिखी जाती। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये होती बार 1 की नेचुरल लेंथ, ऐसे ही बार 2 और ऐसे ही बार 3 की नेचुरल लेंथ को मैं अगर लिखता तो वो हो जाती 1 प्लस बार 2 के लिए अल्फा कितना है भैया, 2 अल्फा इंटू थीटा, ये हो जाती क्या, L2 नेचुरल लेंथ, है ना। और तीसरे भाई साहब हो जाते 1 प्लस 4 अल्फा इंटू थीटा, ये हो जाता L3। तो पहले तो आपको L1 L2 L3 समझ में आनी चाहिए। ये थीटा डिग्री टेम्परेचर पर तीनों की नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। ठीक, अच्छा जी, और एक्चुअल लेंथ कितनी है B1 की, L प्लस X1, है ना। नेचुरल लेंथ कितनी हो जानी चाहिए थी, L इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। क्या इस वजह से स्ट्रेन आ रहा है? क्या इस वजह से स्ट्रेन आ रहा है? तो ये जो स्ट्रेन का एक्सप्रेशन यहां मैं लिखने वाला हूं, स्ट्रेन का एक्सप्रेशन स्ट्रेन का जो एक्सप्रेशन मैं यहां लिखने वाला हूं वो दिस माइनस दिस,
दिस माइनस दिस। जब मैं ऐसा करूंगा तो एल अल्फा थीटा माइनस x1 का टर्म आएगा। देखो एल अल्फा थीटा माइनस x1, जब हम t1 लिख रहे हैं तो एल अल्फा थीटा माइनस x1 का टर्म आएगा डिवाइडेड बाय एल। ठीक, टेंशन वन फर्स्ट वाले बार में, ऐसे ही सेकंड में, ऐसे ही थर्ड में। तो जब हम ऐसा करेंगे, और चूंकि टेंशन तो सब जगह सेम है, हेंस ये चीज इधर जाके मल्टीप्लाई होगी और ये प्रोडक्ट सेम आने चाहिए। मैं लिख के बताऊंगा तुम्हें, तो देखना एक इक्वेशन दिखाई देगी तुम्हें। फर्स्ट वाले का यंग मॉडल ऐसे y, तो y इंटू एल अल्फा थीटा माइनस x1, ध्यान से देखना, शुड बी इक्वल टू सेकेंड वाले के लिए लिख रहा हूं, यहां y कितना है 2y, y कितना है 2y, 2y इंटू एल टू अल्फा थीटा, एल इंटू टू अल्फा इंटू थीटा माइनस x2, समझ रहे हो? और ऐसे तीसरे के लिए जब हम लिखेंगे तो y कितना है 4y इज इक्वल टू 4y एल 4 अल्फा थीटा, एल इंटू 4 अल्फा इंटू थीटा माइनस x3। ठीक, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें x1 निकालना है, x1 निकालना है। तो चूंकि हमें x1 निकालना है तो x2 और x3 को x1 के टर्म्स में अगर हम ले आए तो x1 निकल सकता है ना? तो x2 और x3 को x1 के टर्म्स में लाएंगे इस इक्वेशन की मदद से। इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं, y इंटू एल अल्फा थीटा माइनस x1 इज इक्वल टू 2y इंटू एल इंटू टू अल्फा थीटा माइनस x2 इज इक्वल टू 4y इंटू एल 4 अल्फा थीटा माइनस x3। ये तीन इक्वेशंस हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं x2 को x1 के टर्म्स में लाऊंगा। तो देखो जरा, y से y उड़ा दिया मैंने, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला एल अल्फा थीटा माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू, ये 2 अंदर गया, 4 एल अल्फा थीटा माइनस 2x2। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसा है। तो x2 का एक्सप्रेशन आ रहा है कितना? 3l अल्फा थीटा प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। ये x2 का एक्सप्रेशन आया। ऐसे ही मैं x3 का एक्सप्रेशन निकालूंगा इन दोनों की मदद से। तो इन दोनों की मदद से मैं x3 का एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो मुझे मिलेगा l अल्फा थीटा माइनस x1 इज इक्वल टू, इधर में 4 अंदर गया, 4 was a 16, 16l अल्फा थीटा माइनस 4x3, है ना? हेंस x3 का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 15 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 4। 15 प्लस 15l अल्फा थीटा, सॉरी 15l अल्फा थीटा, 15l अल्फा थीटा प्लस x1 डिवाइडेड बाय 4। अभी अपने को x1, x2 और x3 तीनों x1 के टर्म्स में पता है। लेट अस पुट देम इन द इक्वेशन। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 तो x1 है ही, प्लस x2 ये रखा मैंने। इस l अल्फा थीटा को कुछ मान लेते हैं, z मान लेते हैं ना, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो x2 को रखा 3z प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे ही x3 को रखा 15z प्लस x1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, एलसीएम लिया, यहां बना 4, ठीक है जी, फिर यहां आ जाएगा 2, 4, 5, 6 और एक आ जाएगा 7। तो 7x1 का टर्म आएगा एक। अच्छा जी, फिर देखें z के टर्म क्या आएंगे? तो यहां एलसीएम लेने पर 6z प्लस 15z कितना? 21z प्लस 21z इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x1 की वैल्यू आ रही है -3z। x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? -3z। z क्या था? l अल्फा थीटा, है ना? और x1 की वैल्यू आ रही है -3z। हेंस अगर मुझसे b1 वाले का फाइनल लेंथ पूछा जो l प्लस x1 है, तो b1 वाले का जो फाइनल लेंथ है क्या वो हो जाएगा? l प्लस ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आई? -3l अल्फा थीटा। क्या ये आंसर आना चाहिए? l माइनस ऑफ 3l अल्फा थीटा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना भाई? l माइनस ऑफ 3
L alpha theta. Final length of B1 would be L minus of 3 L alpha theta. बात समझ में आ जा रही है? फाइनल लेंथ ऑफ V1 इज L माइनस ऑफ 3 L अल्फा थीटा। ठीक, और इधर क्या पूछा था उसने? इधर पूछा था कि फोर्स बता दो, जिस फोर्स से खींच रहा है फोर्स बता दो। तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था, जो इक्वेट किए थे, ये सारे फोर्सेस के एक्सप्रेशन है। इसमें x1 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दें हम, x1 की जो वैल्यू निकाली है उसको उधर मैं उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना भाई, तो क्या मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। तो फोर्स का एक्सप्रेशन 4 टाइम्स ऑफ अल्फा वाई ए थीटा हमें आता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो दो जंक्शन है और दो जंक्शन के मूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको यहां पर उठाया और लिया गया है। ठीक है भाई, ऐसा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत आसान है पर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार तुम फटाफट से देख लो इसको, है बहुत ज्यादा आसान। क्वेश्चन कहता है कि एक थिन रिंग है जिसका रेडियस r है, इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो और यंग मॉडुलस y। इफ द रिंग इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर इन इट्स ओन प्लेन, देन फाइंड द स्मॉल इंक्रीमेंट इन रेडियस। मैं सीधे कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इजी है। तो एक छोटी सी रिंग है जिसको घुमाया जा रहा है, बेसिकली ये है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो एक छोटी सी रिंग है और उस रिंग को घुमाया जा रहा है ऐसे, और इस घूमने की वजह से रिंग के रेडियस में चेंज आएगा, वो बता देना है कि कितना चेंज आएगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इस रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा एलिमेंट देखें, अगर हम इस रिंग का मान लेते हैं कि बहुत ही छोटा सा टुकड़ा देखें, है ना, जो सेंटर पर कुछ छोटा सा एंगल सबटेंड करता होगा, ऐसा, है ना, ऐसा अगर हम इसका टुकड़ा देखें, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये जो समझ है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ उठाया है। तो टेंशन लग रही होगी ऐसे टी और ऐसे टी, टेंशन तो एक ही होगी पूरे में, ऐसे टेंशन लग रही होगी, है ना, सही है, ऐसा। तो डी थीटा एंगल सबटेंड करते हुए एक छोटे से टुकड़े की मैं बात कर रहा हूं, और जो टेंशन लगेगी उस टेंशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ऐसे ले लूं, तो ये डी थीटा जो एंगल है, ये डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू दो हिस्सों में टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। दिस इज डी थीटा बाई टू एंड दिस ऑल्सो वुड बी डी थीटा बाई टू। इसका मास है डीएम, इसका मास है डीएम, है ना। हेंस टेंशन के अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूं, तो टेंशन का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू, 90 माइनस डी थीटा बाई टू, दिस इज डी थीटा बाई टू। तो 2t साइन डी थीटा बाई टू, ये क्वेश्चन आती है जो कि बहुत कॉमन है, सबको आनी चाहिए। 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई टू शुड बी इक्वल टू डीएम आर ओमेगा स्क्वायर, डीएम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। 2t साइन डी थीटा बाई टू टेंशन का सेंटर की तरफ कंपोनेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूं, केवल आगे भी काम आ सकता है, किसी और चीज में भी काम आ सकता है। तो 2t साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू डीएम आर ओमेगा स्क्वायर का इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है ना। वो जो डीएम है, वो जो डीएम है वो इतने हिस्से का मास है, ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था, है ना भाई। तो ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा, आर डी थीटा। ठीक, तो अगर मास पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं लेमडा है, मास पर यूनिट लेंथ लेमडा है, तो लेमडा क्या चीज है? अगर टोटल मास m है और 2 पाई आर सरकमफेरेंस है, तो मास पर यूनिट लेंथ अगर लेमडा है ना भाई, तो लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर में 2t और साइन डी थीटा बाई टू को अपन ने लिख लिया डी थीटा बाई टू। ठीक ठीक, तो यहां से टेंशन टी का इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आता है जो आपको एक्चुअली याद होना चाहिए। टेंशन टी इज लेमडा इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो टेंशन टी क्या है? टेंशन टी इज लेमडा इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है? ये क्वेश्चन हमसे चाहता है इंक्रीमेंट इन रेडियस बता दो, यंग मॉडुलस दिया हुआ है। तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन वायर के अंदर जनरेट होगी, क्या इस टेंशन की वजह से स्ट्रेस आएगा? अगर वायर का कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते हैं स्मॉल ए, तो क्या इस टेंशन की वजह से स्ट्रेस आएगा और फिर स्ट्रेन पैदा होगा? हेंस टेंशन टी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम ए बोले, तो ये तो हो गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। मान लेते हैं कि उसने उसने जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है, अगर उसको डेल्टा एल बोले और ओरिजिनल लेंथ को एल बोले, तो इज इक्वल टू यंग मॉडुलस वाई। ये इक्वेशन बनेगी। अब ध्यान से समझना, जिसको मैं एल बोल रहा हूं, जो पूरे वायर की लेंथ है, वो है 2 पाई आर, वो है 2 पाई आर। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डी एल इज इक्वल टू 2 पाई डी आर। और अब अगर हम आपस में डिवाइड कर लें, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि डी एल बाई एल इज इक्वल टू डी आर बाई आर?
देखो dl बाय एल इज इक्वल टू डी आर बाय आर, हेंस यहाँ जो dl बाय एल है, क्या इसकी जगह पे डी आर बाय आर भी रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ डी आर बाय आर अगर मैं सब्सिट्यूट कर दूं, डी आर बाय आर सब्सिट्यूट कर दूं, तो अब मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे मिलेगा टेंशन टी, जिसकी वैल्यू है, चलो ऐसे ही लिख देते हैं अभी, टेंशन टी डिवाइडेड बाय ए, ये यहाँ डी आर बाय आर रखा, डी आर बाय आर रखा, तो एक आर तो ऊपर चला गया और डी आर उधर चला गया, और उधर का जो वाई था वो नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है। टेंशन टी लेमडा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, लेमडा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इंक्रीमेंट या चेंज इन रेडियस वुड बी इक्वल टू आर क्यूब हो जाएगा, अब लेमडा आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू वाई। ठीक है, समझ में आ जाती है बात। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो उसने रेडियस दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, यहां तक तो सही है। ठीक है जी, डेंसिटी दी हुई है रो, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, डेंसिटी दी हुई है ना। तो ये जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना। अच्छा जी, तो डेंसिटी रो जो है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट इज लाइक m डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू ए, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो m डिवाइडेड बाय 2 पाई r a वुड बी रो, दैट मीन्स लेमडा बाय ए, लेमडा बाय ए इज रो। तो क्या लेमडा बाय ए का टर्म दिख रहा है हमें यहाँ? देखो ध्यान से, क्या लेमडा बाय ए का टर्म हमें यहाँ दिख रहा है? क्या इसकी जगह हम रो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हेंस इसको रो रख देंगे, तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रो इंटू आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। समझ में आती है बात? रो इंटू आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, ये हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं इसमें देखने समझने की, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया और उठाया। ठीक है, जैसा कि मैंने वादा किया था बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, क्रिस्प रखूंगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके आसपास के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको उठाया है। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, जो मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिए उनको समझने की कोशिश करिए। और इलास्टिसिटी बहुत हल्का टॉपिक है, आसान टॉपिक है, उसको अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, है ना। वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई क्वेश्चन एडवांस में आएगा, पर अगर आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए और छूटना नहीं चाहिए, तभी इस एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट, कोई फायदा हमें मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए इसके साथ ही अलविदा लेता हूं। एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क में छोड़ दूंगा, इसमें वो आप जरूर से कर लीजिएगा। ठीक अलविदा, थैंक यू कहने का समय आ चुका है। इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। कोई रोक नहीं सकता है उस बच्चे को जिसने जुनून है, जिसने जिद ठान रखी है कि आईटी जाना ही जाना है। जैसे मैंने ठाना था जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था कि चाहे जमीन टूट जाए, चाहे आसमान फूट जाए, चाहे कुछ हो जाए, एक बात कभी नहीं बदलेगी कि मुझे आईटी जाना है। और मुझे ये भी पता है कि आईटी जाना है तो मेहनत कितनी करनी है ना। तो वो मत भूलना कि बस सपना देख के बैठ गए हैं और फिर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उससे नहीं होगा। सपना देखना है और उसके लिए काम करना है, सपना देखना है और उसके लिए काम करना है ना भाई, ऐसा है। चलो जी, तो जो कर्मठ लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो जी जान झोंकना चाहते हैं, जो जी जान झोंक रहे हैं, है ना, उन्हीं के लिए एग्जाम है, उन्हीं के लिए पुकार है। तो आप बिल्कुल पूरी ताकत लगाएं, जरा सा भी अपने आप को बचाएं नहीं, जरा सा भी कोई भी चीज़ ऐसी हो कि ये कंसेप्ट अभी उतना अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करें। आपको लगता होगा कि ये पीवाईक्यूज अभी मैंने नहीं किया तो उन पीवाईक्यूज को करें। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, कुछ भी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू आपने एटलीस्ट 15 साल के, एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर्स के 2004-5 ऑनवर्ड्स पीवाईक्यू तो हर हालत में तुमने कर लेने चाहिए, इससे कम में तो कोई गुजारा है ही नहीं। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई टॉपिक, कोई एरिया कमजोर है तो उसको पहले स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए। फिर एक बार जब ये दोनों बातें हो जाए तो फिर उसके बाद तुम एन नंबर ऑफ इधर उधर से रेफरेंस ले सकते हो। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा लिखोगे उससे फायदा होगा। पेपर में मॉक टेस्ट जब हम लिखते हैं तो क्वेश्चन बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें अटेम्प्ट करने का तरीका आता है ना। हम स्ट्रेटेजी कैसे एग्जाम लिखें उस पर भी हमें काम करना होगा। वो तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लिखें। तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट अगर लिख सको तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अभी मेंस का रिजल्ट आया तो मेंस के जो टॉपर्स हैं उन सबसे बात हुई, उन सबसे पूछा कि भैया क्या एडवांस के लिए क्या स्ट्रेटेजी है तुम्हारी, तो सबने यही जवाब दिया कि सर वीक में 2 मॉक टेस्ट का प्लान किया है, फुल सिलेबस, 2 फुल सिलेबस टेस्ट वीक में प्लान किया है कि हम 2 फुल सिलेबस टेस्ट देंगे और पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस करेंगे इस तरीके से। ठीक, तो मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है और हम ऐसे ही
3-4 टॉपिक्स के लिए मिलेंगे आगे। ठीक, तो बने रहिएगा साथ में और इसी प्रकार से अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाइए, खुद सक्सेसफुल बनिए, अपने अपने आसपास के लोगों को सक्सेसफुल बनाइए, अपने पेरेंट्स को सक्सेसफुल बनाइए और हमको तुम्हारे ऊपर गर्व करने का और प्राउड फील होने का मौका दीजिए। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मैं मनीष शर्मा विदा लेता हूं और जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। बाय बाय।